Hello students, good morning. I am Hema Bhasin and I'll take your class of BSc Part 3rd Zoology का पेपर 3rd लेंगे, जिसमें कंटिन्यूशन में आज हम बायोटिक एनालिसिस ऑफ एनिमल पॉपुलेशन की सेकेंड क्लास ले रहे हैं। इससे पहले हमने पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट यानी कि जन्म दर पढ़ा था, मृत्यु दर पढ़ा था, मोर्टालिटी पढ़ी थी, एज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और एज पिरामिड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बायोटिक पोटेंशियल को, यानी कि बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है हिंदी में जैविक सामर्थ्य। So potential ability or inherent power of a population to increase in the number when age distribution in the population is stable and all the environmental conditions are optimum। यानी कि स्थायी एज डिस्ट्रीब्यूशन और ऑप्टिमम environmental conditions में पॉपुलेशन बढ़ने की जो पोटेंशियल एबिलिटी होती है या इनहेरेंट पावर होती है या क्षमता होती है, उसको हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो किसी भी विशिष्ट जीव की संभावित जनन दर को उसका बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं या उसका जैविक सामर्थ्य कहते हैं। अब हम बायोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है भी किसी भी पॉपुलेशन की ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। फुल एक्सप्रेशन हम बायोटिक पोटेंशियल का देखें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो रिस्ट्रिक्टेड होती है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस पे। कोई भी कंडीशन जो पॉपुलेशन के नंबर को इंक्रीज़ करती है। जनरली इन्वायरमेंटल कंडीशंस तभी रीच कर सकती हैं जब ये सारी कंडीशंस उसके फेवर में हों, तभी बायोटिक पोटेंशियल बढ़ सकता है। और जो स्पीशीज़ बायोटिक पोटेंशियल तक पहुंचती हैं वो एग्जिबिट करती हैं एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल ग्रोथ को, और ये भी कह सकते हैं कि उसमें हाई फर्टिलिटी रेट होती है, यानी कि उसमें ग्रोथ होती है तभी जब जनन दर ज़्यादा होती है। दैट इज़ हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड पर मदर, यानी कि एक माँ से कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, और तभी जब उसकी हाईएस्ट बर्थ रेट होगी और मृत्यु दर सबसे कम होगी, तभी हम कहेंगे कि इसका बायोटिक पोटेंशियल, इसका सामर्थ्य सबसे ज़्यादा है। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ें बायोटिक पोटेंशियल के, तो बायोटिक पोटेंशियल के कंपोनेंट्स में आते हैं 4 कंपोनेंट्स: रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, सर्वाइवल पोटेंशियल, न्यूट्रिटिव पोटेंशियल और प्रोटेक्टिव पोटेंशियल। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या पोटेंशियल नेटिलिटी, जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है, अपर लिमिट है बायोटिक पोटेंशियल की जब मृत्यु दर नहीं हो, यानी कि जब मोर्टालिटी नहीं होगी तो पोटेंशियल नेटिलिटी एक कंपोनेंट बन जाता है बायोटिक पोटेंशियल का। इसी तरह से सर्वाइवल पोटेंशियल, जब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है और वो इस तरह से है कि नंबर ऑफ गैमीट्स सर्वाइव कर पा रहे हैं, और सर्वाइवल पोटेंशियल नेसेसरी कंपोनेंट हो जाता है बायोटिक पोटेंशियल के लिए, और इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ मोर्टालिटी, यानी कि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं इसीलिए क्योंकि उनमें मृत्यु दर नहीं है। तो वो सर्वाइव करने का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिप्रोड्यूस करने का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ये कंपोनेंट्स बायोटिक पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। ऐसे ही चैपमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने और 2 कंपोनेंट्स के बारे में कहा। एक उन्होंने कहा न्यूट्रिटिव पोटेंशियल, यानी कि उसकी पॉपुलेशन की वो क्षमता जो भोजन को प्राप्त करे हुए भोजन को अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए उपयोग में लाए, वो उसकी न्यूट्रिटिव पोटेंशियल होती है। इसी तरह से सेकंड उन्होंने दिया प्रोटेक्टिव पोटेंशियल। पोटेंशियल एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की क्षमता प्रदान करती है। बाहर के कोई भी डायनेमिक फोर्सेस हों जो उसको बचा नहीं पा रहे हो, फिर भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, तो वो कहलाता है प्रोटेक्टिव पोटेंशियल। तो मोर्टालिटी की एब्सेंस में बायोटिक पोटेंशियल हो जाता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अब अगर हम ग्रोथ रेट को निकालें तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इससे पहले हम ये समझ लें कि जब भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑप्टिमल से कम होंगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी, यानी कि किसी एनिमल पॉपुलेशन की उस इंटरनल और नेचुरल पावर को उसकी बायोटिक कैपेसिटी कहते हैं, जिसके माध्यम से वे मैक्सिमम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की प्रेजेंस में अपनी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट
मोर्टालिटी रेट के बाद, मतलब अप्रॉक्सीमेट मृत्यु दर के बाद बचे हुए जीवित रहने योग्य संतान की संख्या से पॉपुलेशन को बढ़ाता है या पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है, तो वो उसकी बायोटिक पोटेंशियल है। नाउ अगर हम ग्रोथ रेट निकालें तो इट इज़ स्मॉल r कैपिटल N इज इक्वल टू डेल्टा n बाय डेल्टा t, जहाँ पे स्मॉल r तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, n इनिशियल नंबर ऑर्गेनिजम्स के हैं, शुरू में ऑर्गेनिजम्स का नंबर, डेल्टा n है चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और डेल्टा t है चेंज इन टाइम। सो अगर हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालना चाहें तो इट विल बी इज इक्वल टू डेल्टा n डिवाइडेड बाय n डेल्टा t। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें, अगर पॉपुलेशन ऑफ पैरामीशियम इन अ पॉन्ड इज 100 और वो 1 घंटे की दर से वो 100 से 300 हो जाते हैं उस पॉन्ड में, यानी कि पहले इनिशियल नंबर पे n है 100 और चेंज होने के बाद वो हो गए 300, तो चेंज कितना आया 100 और 300, मतलब 200 का चेंज आया, 300 माइनस 100, तो डेल्टा n इसमें हो गया 200 और टाइम कितना दे रखा है 1 घंटे में, सो डेल्टा t इज 1 आवर। तो अगर हम इस फॉर्मूले से अगर उसको निकालेंगे तो क्या होगा, आर एन इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या आर इज इक्वल टू दिस। इस फॉर्मूले में अगर हम उसको लगाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा एन कितना होगा 200, क्योंकि पहले 100 थे और इंक्रीज होके 300 हो गए 1 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे तो आएगा 200 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है, इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, वो पहले कितने थे 100, तो 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, दैट इज 1 hour. So 200 divided by 100 multiplied by 1, it comes to be 2. Therefore 2 paramecium per hour per individual, यानी हर एक इंडिविजुअल से 1 घंटे में 2 पैरामीशियम पैदा हो रहे हैं, इसलिए उसकी ग्रोथ रेट 1 घंटे में 100 से बढ़कर 300 हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आता है पॉपुलेशन डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ये वो मोड है डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिविजुअल्स का जो कि पॉपुलेशन के अंदर ही होता है। 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स होते हैं, हमने पहले भी एक बार पढ़ा था, रैंडम डिस्पर्शन, यूनिफॉर्म डिस्पर्शन और क्लम्प्ड डिस्पर्शन। अगर हम अब इनको कंपैरेटिवली देखें तो ये देखिए, ये तो यूनिफॉर्म डिस्पर्शन है, ये रैंडम डिस्पर्शन है और ये क्लम्प्ड डिस्पर्शन है। रैंडम का मतलब छितरे हुए हैं, क्लम्प्ड मतलब एक एक जगह पे ये इस तरह से इकट्ठे हो गए हैं। तो यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्मली ये पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये जितने भी हैं वो एक इवन डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं और ये रिजल्ट होता है सोशल इंटरेक्शन का। इंडिविजुअल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं जितना मैक्सिमम दूर रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन होता है और नेस्टिंग के लिए भी ये एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर रहते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। रैंडम डिस्पर्शन का मतलब है कि एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली अपने आप को कहीं भी अपनी टेरिटरी बना लेगा, यानी कि वो कोई एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली किसी एक लोकेशन पे पाया जाएगा, और इसका एग्जाम्पल होता है सीड डिस्पर्सल बाय द विंड और एनिमल्स। क्लम्प्ड डिस्पर्शन का मतलब होता है कि ये क्लम्प्ड हो गए, एक एक जगह ये इकट्ठे हो गए, झुंड बना के रह रहे हैं। तो दे हैव अ कॉमन कैरेक्टर कि वो एक जगह एग्रीगेट हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ये कब होता है, जब रिसोर्सेज क्लम्प्ड होते हैं एक ही जगह पे, यानी फूड, वाटर, लिविंग स्पेस, हैबिटेट। स्पीशीज़ की कुछ सर्टन सोशल बिहेवियर होते हैं, जैसे कि हर्डिंग एनिमल्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, बीज, हाइव्स, ऐसे। अब आता है ग्रोथ फॉर्म्स। नाउ द ग्रोथ इज मोस्ट फंडामेंटल डायनेमिक फीचर होता है किसी भी स्पीशीज़ का, जो पॉपुलेशन में डिस्प्ले होता है कि वो कितना ग्रोथ दिखा रहे हैं। पॉपुलेशन चेंजिंग एंटाइटी है, इसका साइज और कॉम्पोजिशन हर बार बदलता रहेगा, और जो चेंज होगा साइज और कॉम्पोजिशन में वो डिपेंडेंट होगा बर्थ रेट पे, डेथ पे और उसके मूवमेंट पे, कि वो उस किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, किसी एक हैबिटेट से कितना जा रहा है या कितना उस पॉपुलेशन में
कोई दूसरे जीव और पॉपुलेशन उसमें एंटर हो रही है। तो इस तरह से हम देखें तो ये डिपेंड करता है साइज पे, कॉम्पोजिशन डिपेंडेंट ऑन बर्थ रेट, डेथ रेट और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू एंड अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन। नाउ पॉपुलेशन दो तरह के इंक्रीज पैटर्न एग्जिबिट करती है, जिसको हम ग्रोथ फॉर्म कहते हैं या हम उनको ग्रोथ पैटर्न्स कैसे कहते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, ये जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म और दूसरा होता है एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म। जो एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म है उसको हम एस आकृति का या सिग्मा वृद्धि स्वरूप कहते हैं, सिग्मोइड कर्व कहते हैं, लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं, और ये एस आकार का दिखाई देता है इसलिए इसको हम एस शेप्ड कर्व कहते हैं। ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ है और वो तभी होती है जब पॉपुलेशन नंबर एक फाइनाइट कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाता है, तब वो उसका यानी कि धारण क्षमता तक पहुंच जाता है, तब वो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है। जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम नंबर होता है उस स्पीशीज़ का जो कि उस एनवायरनमेंट में सस्टेनेबली सपोर्टेड है और वो वहाँ तक पहुँच सकता है, यानी कि उसकी इतनी क्षमता है, इतनी धारण क्षमता है जहाँ तक कि वो अपर लिमिट है, वो वहाँ तक पहुँच सकता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे जैसे ये पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी की ओर जाती है तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हो जाती है और रेट ऑफ ग्रोथ धीरे होने लग जाती है, धीमी होने लग जाती है। अभी हम ग्राफ देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा। इसकी वजह से एक एस शेप्ड ग्रोथ कर्व आता है और उसमें कैरिंग कैपेसिटी को के से डिनोट किया जाता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ इवेंचुअली स्टेबल पॉपुलेशन में देखी जाती है जो कि फिक्स्ड ज्योग्राफिक स्पेस में होती है। ये देखिए, ये है एस शेप्ड कर्व। नाउ इसको हम एक्सप्रेशन इसका देते हैं डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू स्मॉल आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाय के। एन इज हेयर द नंबर, टी इज टाइम, then again this is change in time, this is change in number and t is equal to time, small r rate of growth, अभी हमने देखा स्पेसिफिक रेट ऑफ ग्रोथ होती है, k होती है सैचुरेशन लेवल या कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हमने अभी धारण क्षमता का नाम दिया, उसको हम k से डिनोट करते हैं। तो जो एक्चुअल साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो यूजुअली हायर या लोअर होता है कैरिंग कैपेसिटी से। जो बिलो कैपेसिटी होता है यानी जो कम होता है कैरिंग कैपेसिटी से तो बर्थ रेट इंक्रीज हो जाती है, और जब ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन मर जाती है, ख़त्म होने लग जाती है, स्टार्विंग होती है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ये तो पॉपुलेशन साइज है जो ऊपर की तरफ इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये टाइम है ना। तो क्या होता है जब कुछ ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस होते हैं किसी भी अनऑक्यूपाइड एरिया में जहाँ पे कभी पहले कुछ भी नहीं था, तो जब उस अनऑक्यूपाइड एरिया में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं कुछ जीव, कुछ ऑर्गेनिज्म, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो सबसे पहले थोड़ी धीमी होती है, यानी एट फर्स्ट इट इज़ स्लो। तो ये जो धीमी ग्रोथ होती है ये दिखाती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेस। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेस या एस्टेब्लिशमेंट फेस भी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे मोर्टालिटी रेट कम होती है देन नेटिलिटी, मृत्यु दर से मोर्टालिटी रेट कम होती है, तो यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देती है, पर वो ग्रोथ धीमे होती है, स्लो होती है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेस कहते हैं। नाउ जैसे जैसे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है ये it slows down and here you can see ये चलता जाएगा और एक स्टेज पे आने के बाद यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सेलरेशन फेस आता है। ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेस है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन फेस है। सो फाइनली इट स्लोज डाउन एज एनवायरमेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, यानी संख्या सामान्य को प्राप्त कर लेती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस या नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी यहाँ पे बराबर हो रहे हैं। तो
ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज है, जिसको हम शून्य वृद्धि दर कहते हैं, ये वातावरण के प्रतिरोध की वजह से होता है। जिस पॉइंट पर ज़ीरो ग्रोथ दिखाई देगी, जब यहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, ये दिस ग्रोथ, ये जो ये सीधा आ गया ये ग्राफ, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ जिसपे कि ज़ीरो ग्रोथ रेट प्राप्त होती है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू, या हम इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। सो के is the carrying capacity or the saturation level or the point at which there is zero growth rate. So K is carrying capacity of that habitat. Now the level beyond which no major increase occurs can occur represents the carrying capacity. इसके ऊपर से और increase नहीं होगा तो वो कहलाएगा इसका carrying capacity. अब हम इसको सिग्मॉइड ग्रोथ को देखें तो यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन या ग्रोथ ऑफ ईस्ट, ड्रोसोफिला या रैबिट को लैब कंडीशन पे अगर हम ग्रो करते हैं और हम इस तरह से डेंसिटी देखते हैं, पॉपुलेशन साइज देखते हैं और टाइम देखते हैं, तो शुरू में तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेस होता है, जबकि नेटिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, यानी कि जन्म दर ज़्यादा होती है और ये कंडीशन यहाँ तक आती है। जैसे ये तेज़ होने लग जाती है ग्रोथ, ये जब तेज़ होती है तो इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फेज, जो कि बहुत ही रैपिड होती है, तेज़ी से होता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो ये रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, ये कुछ एक पॉइंट पे आके कम हो जाती है, रुक जाती है। ये पॉइंट होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी कि ये तेज़ी से ग्रो करने वाला पॉइंट जिससे कम होने लग जाता है। यहाँ तो तेज़ी से ग्रो कर रहा था, फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद ये नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज में चली जाती है, यानी कि एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज में आ जाता है, मतलब इस पॉइंट के बाद फिर इसकी ग्रोथ कम होने लग जाती है और कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन एरिया कैन सपोर्ट, सो दैट पॉइंट हियर इट इज, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी या सैचुरेशन लेवल जिसको हमने कहा। ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज के बाद वाली स्थिति। सो ये है सिग्मॉइड कर्व, जिसको हम बोलते हैं एस शेप्ड कर्व, जो ह्यूमन पॉपुलेशन में देखा जा सकता है, ईस्ट की ग्रोथ में देखा जा सकता है, ड्रोसोफिला में या रैबिट में लैब कंडीशन में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्रोथ फॉर्म। सेकेंड ग्रोथ फॉर्म आता है जे शेप्ड कर्व या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ वो तभी होगा जब आइडियल एनवायरनमेंट होगा और रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, खूब रिसोर्सेज होंगे उनके पास। ऐसे एनवायरनमेंट में देयर विल बी नो कंपटीशन, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उनका कोई कंपटीशन नहीं होगा और ज्योमेट्रिक रेट ऑफ ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होगी। तो इनिशियली क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे पहले तो स्लो होगी और देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स दैट मे बी वाइडली डिस्पर्स्ड। जैसे जैसे पॉपुलेशन नंबर बढ़ेगा, रेट ऑफ ग्रोथ सिमिलरली इंक्रीज होती चली जाएगी, जिससे कि एक जे शेप कर्व प्रेजेंट होगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने पीछे देखा एस शेप का था, ऐसे ही ये भी जे शेप का होगा, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। एक मैक्सिमल ग्रोथ रेट आएगी फॉर अ गिवन पॉपुलेशन, उसको हम बोलेंगे बायोटिक पोटेंशियल। Now exponential growth can be seen in population that are very small or in regions that are newly colonized by a species. So it is obtained when density of organism increases rapidly in compound interest fashion and then stops abruptly. Here you can see abruptly रुक जाता है and limits. सो इट बिकम्स इफेक्टिव मोर और लेस सडनली। तो क्या होता है, यहाँ पे भी हमने ये डेंसिटी ली, ये हमने पॉपुलेशन साइज लिया और ये हमने टाइम लिया, तो यहाँ पे तो ये ग्रोथ हुई, वही पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ और इसके बाद ये तेज़ी से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एस शेप में क्या आया था, ये यूँ जाने के बाद ये एस यहाँ पे ग्रो हो गया था क्योंकि वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी आई थी, परंतु यहाँ पे एक मैक्सिमम पे आने के बाद ये अचानक से डिक्लाइन हो जाता है। ये जो एब्रप्ट डिक्लाइन होता है ग्रोथ रेट का, ये इसको यहाँ से तोड़ देता है और ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर में ग्राफ हमें
प्राप्त होता है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं जे शेप्ड कर्व। It is expressed by this following equation where Rn is equal to delta n by delta t, that is specific growth rate is equal to change in number, initial number multiplied by delta t. So this is all about the growth forms. Now comes population dispersal. Population dispersal ये एक ऐसा मूवमेंट है इंडिविजुअल्स का जो किसी भी पॉपुलेशन एरिया में या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं, यानी उनका आकार, संख्या परिवर्तन होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो इस तरह से प्रकीर्णन होता रहता है, डिस्पर्सल होता रहता है। और ये रीज़न जो होते हैं इस पॉपुलेशन डिस्पर्शन के, वो खाने की वजह से भी डिस्पर्स हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जाएंगे, ब्रीडिंग बिहेवियर की वजह से होंगे, अपने प्रीडेटर्स को अवॉइड करने के लिए जाएंगे, परभक्षियों को ओवर क्राउडिंग से, भीड़ भाड़ से बचने के लिए उस जगह से वहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, या रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, कभी तेज़ पानी का बहाव उनको कहीं और ले जाएगा, या तेज़ हवा आएगी तो वो उनको हटा के वहाँ से ले जाएगी, या वहाँ पे कुछ और उस पॉपुलेशन में और जीव कहीं और से आ जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशंस हैं, या तो वो आएंगे या वो जाएंगे, पर वो उसी पॉपुलेशन एरिया में एक मूवमेंट होगा इंडिविजुअल्स का जो इनटू एंड आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन एरिया विल चेंज द कंडीशंस। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है इत्यादि। सो ये जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हमने देखे उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी दिशा में डिस्पर्स हो जाते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एमिग्रेशन, वन वे आउटवर्ड मूवमेंट। एमी इज टू गो आउट, वही प्रवसन जिसको हम कहते हैं, यानी कि उत्प्रवास जिसको कहते हैं। और फिर दूसरा है माइग्रेशन, पीरियोडिक डिपार्चर एंड रिटर्न, यानी कि वो जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, दैट इज प्रवास जिसको हम कहते हैं हिंदी में, प्रवसन जिसको कहते हैं। और तीसरा है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इज वन वे इनवर्ड मूवमेंट। इमिग्रेशन मीन्स टू कम इनसाइड, एक तरफ आना, अंदर की ओर आना, यानी अंत्य प्रवास को या अंत्य प्रवसन को हम बोलते हैं इमिग्रेशन। सो हम अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। इमिग्रेशन ये मोस्टली तब होता है जब ओवर क्राउडिंग होती है, जैसे माइग्रेटरी लोकस्ट में होता है, स्नोई आउल में होता है, स्नोशू रैबिट में होता है, आर्कटिक फॉक्स में इत्यादि में होता है। ये नए एरिया के लिए कहीं और सर्च करने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी इसके जीव निकल जाएं किसी भी पॉपुलेशन एरिया से तो वो कहलाता है इमिग्रेशन, यानी कि वो वहाँ से निकल जाते हैं। और ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये होगा, और ये डिपेंड करता है कुछ बायोटिक फैक्टर्स पे। हायर एनिमल्स में मोस्टली यंग मेंबर्स जो होते हैं पॉपुलेशन के, वो इस्टेब्लिश्ड रहते हैं उनके नेटिव प्लेस पे या उनकी टेरिटरी पे ही, यंग एनिमल्स वहीं पे रह जाते हैं। लोअर एनिमल्स में इमिग्रेशन इंड्यूस्ड होता है कई फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो हाई डेंसिटी की वजह से हो, पानी या जगह की कमी की वजह से हो। इसलिए भी जब अगर जगह की कमी होगी तो वो क्या होगा, वो जाति वहाँ से, वो पॉपुलेशन वहाँ से दूसरी जगह को चली जाएगी, या वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी तब भी वो दूसरी जगह चली जाएगी। वो क्यों गई? क्योंकि वहाँ पे उनको भोजन की कमी हो गई और जगह कम पड़ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम अब अगर देखें, स्मॉल रोडेंट ऑफ ईस्टर्न स्कैंडिनेवियम, their population increases as they reproduce at interval of every 4 year, which causes scarcity of food। हर चौथे साल में के इंटरवल पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो क्या होगा, वो एरिया तो उतना ही है, उस एरिया में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे जगह कम बढ़ जाएगी और भोजन की भी कमी हो जाएगी। Thus they are forced to immigrate and move to rivers for mass suicide। इसलिए वो सारे के सारे रिवर की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही डेजर्ट एरिया में जब हम लोकस्ट को देखते हैं, टिड्डियों को देखते हैं, तो वो टिड्डियाँ इतनी तेज़ी से डेंसिटी में इंक्रीज़ होती हैं कि वो सारी की सारी एक साथ कहीं एक जगह पे मूव करती हैं, और वो कल्टिवेटेड
क्रॉपलैंड्स जो है उनको खराब कर देती हैं। टेक्सास आर्मेडिला, डिसाइपस नोवेन्सिस्टस, even in favorable conditions only for extension they immigrate to Mississippi. So continuous immigration are rare. लगातार इमिग्रेशन नहीं होता है, पर वो जब होता है तो उससे डीपॉपुलेशन देखने को मिलता है। अब आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है अंत्यप्रवसन। अंत्यप्रवसन यानी गए और फिर वापस आ गए, यानी एक नियमित अंतराल में घड़ी के पेंडुलम की तरह एक नियमित गमन है जो एक समय में एक और कुछ समय बाद उसके विपरीत होता है। नाउ इस तरह के पॉपुलेशन डिस्पर्शन में मास मूवमेंट देखने को मिलता है एंटायर पॉपुलेशन का, और ये माइग्रेशन दो तरह से होता है, या तो पीरियोडिक होता है या सीजनल डिस्पर्सल होता है पॉपुलेशन का। नाउ माइग्रेशन इज कॉमनली सीन इन इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस, मैमल्स में, और ये फिर वही बात फूड के लिए, शेल्टर के लिए या रिप्रोडक्शन किसी की वजह से भी वो माइग्रेशन हो सकता है। जो फिशेस माइग्रेट करती हैं फ्रेश वाटर से मरीन वाटर की तरफ एग्स ले करने के लिए, उनको बोलते हैं कैटाट्रॉमस, और वो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम मरीन टू फ्रेश वाटर एंड दे आर नोन एज एंड्रोनोमस। फॉर एग्जाम्पल एक फिश ईल है एंगुला वल्गेरिस, वो मूव करती है रिवर से सी की तरफ और ट्रैवल करती है 1000 माइल्स एग्स ले करने के लिए, क्योंकि उनके जो यंग वंस होते हैं वो डेवलप होते हैं, वो वापस रिवर में आ जाती हैं। ऐसे ही सैल्मन मूव्स फ्रॉम सी वाटर टू रिवर फॉर ब्रीडिंग। इसी तरह से समर में स्वेलो हिरोडिना रस्टिका इज फाउंड इन इंग्लैंड, यूरोप, नॉर्थ वेस्ट अमेरिका, अफ्रीका but in winters they migrate to the central and south Africa and then after breeding वो वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। इसी तरह से भरतपुर में विंटर्स में साइबेरियन जो बर्ड्स होती हैं वो साइबेरिया से आ जाती हैं, समर्स में वो वापस साइबेरिया को चली जाती हैं, सिर्फ जनन के लिए वो विंटर्स में वहाँ से मूव कर जाती हैं। रेटिकुला बर्ड्स जो होती हैं वो हिमालय से आती हैं प्लेन्स में और फिर समर्स में वो वापस चली जाती हैं। अब आता है तीसरा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी कि अंत्यप्रवसन। ये भी एक वन वे माइग्रेशन है जिसमें कि इनवर्ड माइग्रेशन होता है, अंदर की ओर आते हैं और उसकी वजह से फिर वो ओवर पॉपुलेशन कंडीशंस हो जाती हैं। और ये जो ओवर पॉपुलेशन कंडीशंस होती हैं इस टाइम पे इट लीड्स टू राइज इन पॉपुलेशन लेवल, तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। नाउ इट इज़ बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी, देन इट रिजल्ट्स इन increased mortality or reduces the reproduction capacity of that members of that particular population. Now this type of dispersal also depends on physical as well as biotic factors, यानी कि वो जैविक कारकों पे भी डिपेंड करता है और भौतिक कारकों पे भी डिपेंड करता है कि वो डिस्पर्सल किस प्रकार का होगा। इमिग्रेशन में स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो इनिशिएटेड बाय वेदर, यानी कि मौसम की वजह से भी होता है, और कुछ अन्य जैविक और अजैविक कारक होते हैं जिसकी वजह से ये इनिशिएट होता है इमिग्रेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन ब्लू गिल फिंगरलिंग की पॉन्ड इकोसिस्टम में रीचेज अबाउ इट्स कैरिंग कैपेसिटी, उनका एवरेज साइज रिड्यूस हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन। थैंक यू।